हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना मिस्टर डार। तो आज फिर हम लेकर आए हैं आपके लिए एक खौफनाक हॉरर और तंत्र मंत्र की कहानी, उस काले सच की जिसे जानना मना है, जिसे देखने वाला कभी अकेला नहीं रहता। तंत्र मंत्र और काले जादू की यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह एक हॉरर एहसास है जो आपको और हमें जोड़े रखता है। वेलकम टू MMR डार फैमिली। अमरगढ़ एक छोटा सा गांव था। नक्शे में ढूंढो तो शायद नाम भी न मिले। चारों तरफ जंगल, बीच में मिट्टी के घर और गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना श्मशान। दिन में लोग उसके पास से निकल जाते थे, लेकिन रात होते ही कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। अयान बचपन के 15 साल इसी गांव में रहा था, फिर पढ़ाई के लिए शहर चला गया। 7 साल बाद अब वह वापस लौटा था। अपने पिता की मौत के बाद। पिता की मौत अचानक हुई थी, कोई बीमारी नहीं, कोई हादसा नहीं, बस एक रात सोए और सुबह उठे नहीं। अयान को बस एक बात अजीब लगी थी। मौत से 3 दिन पहले उसके पिता ने उससे कहा था, अगर मैं मर जाऊं तो श्मशान की तरफ मत जाना। उस समय अयान ने इसे डर या वहम समझा था। गांव में पहला दिन शांति से गुजरा। दूसरे दिन शाम होते होते अयान को कुछ महसूस होने लगा। हवा अचानक ठंडी हो जाती, फिर बिना वजह भारी लगने लगती। गांव के लोग उससे नजरें चुरा रहे थे, कोई ठीक से बात नहीं कर रहा था। जब अयान ने एक बुजुर्ग से श्मशान के बारे में पूछा तो वह आदमी चुप हो गया। कुछ देर बाद बस इतना बोला, रात के बाद मत जाना। अमावस्या की रात थी, बिजली पहले ही चली गई थी, पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। अयान को नींद नहीं आ रही थी, कमरे में अजीब सी घुटन थी। घड़ी में रात के 1:47 हो रहे थे और तभी उसे बाहर से कुछ जलने की गंध आई, अगरबत्ती जैसी, लेकिन सड़ी हुई। अयान बाहर निकला, पूरा आंगन खाली था। गंध श्मशान की तरफ से आ रही थी। वह कुछ पल रुका, फिर अनजाने में उसके कदम उसी दिशा में बढ़ने लगे। श्मशान तक पहुंचते पहुंचते हवा और ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थीं। श्मशान के अंदर एक अधजली चिता पड़ी थी, जैसे किसी ने जलाना शुरू किया हो और बीच में छोड़ दिया हो। उसके पास जमीन पर कुछ पड़ा था, एक किताब, मोटी काले रंग की, किनारे जले हुए। अयान ने उसे उठाया। किताब खोलते ही उसकी उंगलियों में हल्की जलन हुई, जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। अंदर लिखावट थी, लाल रंग में, अजीब चिन्हों और शब्दों में। कुछ शब्द समझ में आ रहे थे, कुछ बिल्कुल नहीं, जैसे किसी ने जानबूझकर भाषा को तोड़ मरोड़ दिया हो। तभी श्मशान के अंदर कोई आवाज आई, सूखी लकड़ी के टूटने जैसी। अयान ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में फुसफुसाहट थी, बहुत धीमी, जैसे कान के अंदर से आ रही हो। अयान को अचानक चक्कर आया। उसने किताब को बंद किया और वहां से निकलने लगा, लेकिन उसके पैर भारी हो चुके थे, जैसे जमीन ने पकड़ लिया हो। कुछ सेकंड बाद सब सामान्य हो गया। अयान तेज कदमों से घर लौट आया। घर पहुंचा तो मां सो रही थी। कमरे में एक दीपक जल रहा था। दीपक के पास नींबू, सिंदूर और काले धागे पड़े थे। अयान ने यह पहले कभी नहीं देखा था। वह अपने कमरे में चला गया। दरवाजा बंद करते ही उसे लगा जैसे किसी ने बाहर से हल्का सा धक्का दिया हो। उसने ध्यान नहीं दिया। रात के लगभग 3 बजे अयान की नींद खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी, पंखा बंद था, फिर भी हवा चल रही थी। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था। छाती पर भारीपन था, आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। उसे लगा जैसे कोई पास खड़ा है। धीरे धीरे कमरे के कोने में अंधेरा गाढ़ा होने लगा। वह अंधेरा किसी आकृति की तरह जमा हो रहा था, फिर अचानक सब गायब हो गया। अयान हांफते हुए उठा, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। घड़ी देखी, 3:12। सुबह गांव में हलचल थी, लोग श्मशान की तरफ इशारा कर रहे थे। वहां से धुआं उठ रहा था, जबकि रात को कोई वहां नहीं गया था। अयान के कमरे की दीवार पर कुछ उभरा हुआ था, जैसे किसी ने अंदर से दीवार को दबाया हो। पास जाकर देखा तो हाथों के निशान थे, अंदर की तरफ से, और नीचे हल्की सी खरोंच में लिखा था, शुरू हो गया है। अयान को पहली बार लगा उसके पिता डर नहीं रहे थे, वो चेतावनी दे रहे थे। सुबह होने के बाद भी अयान के मन से रात की बातें नहीं जा रही थीं। दीवार पर बने हाथों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। उसने उन्हें छूने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे दीवार के अंदर कुछ अभी भी मौजूद हो। मां ने कहा कि शायद नमी की वजह से दीवार उभर गई होगी, लेकिन अयान जानता था कि वह सिर्फ नमी नहीं थी। उसने मां से पिता के आखिरी दिनों के बारे में पूछना चाहा।
लेकिन माँ बात बदल देती थी। बस इतना बोली, तेरे पापा रात में ठीक से सोते नहीं थे। दोपहर के समय अयान अपने पिता के पुराने कमरे में गया। यह कमरा कई दिनों से बंद था। दरवाजा खोलते ही अजीब सी गंध आई, धूप और राख की मिली जुली। कमरे के एक कोने में लकड़ी का पुराना संदूक रखा था। अयान ने उसे पहले कभी नहीं खोला था। संदूक खोलते ही अंदर से कुछ कागज, एक माला और कुछ तांबे के सिक्के निकले। कागजों पर हाथ से लिखा हुआ था। लिखावट उसके पिता की थी। उसने पढ़ना शुरू किया। कागजों में तारीखें लिखी थीं। हर तारीख के नीचे एक ही बात अलग अलग शब्दों में। आज फिर वही सपना, वो फिर दिखाई दी। श्मशान से आवाजें आ रही हैं। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, अब मैं उसे रोक नहीं पा रहा हूं। शाम ढलते ढलते अयान को फिर वही घुटन महसूस होने लगी। गांव में अजीब सी खामोशी थी। कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, पक्षी भी जैसे गायब हो गए हों। अयान घर के बाहर बैठा था, तभी गांव का एक आदमी आया। नाम था भोलू। भोलू ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, तू श्मशान गया था क्या? अयान चौंक गया। उसने कुछ नहीं कहा। भोलू ने आगे कुछ नहीं पूछा, बस जाते जाते बोला, रात में बाहर मत निकलना। रात फिर आ गई। इस बार अयान ने सोने से पहले कमरे की बत्ती जलाकर रखी, लेकिन 2 बजे के आसपास बत्ती अपने आप बुझ गई। कमरे में फिर वही ठंड। अयान को लगा जैसे कोई फर्श पर चल रहा हो। हल्के कदमों की आवाज, धीरे, बहुत धीरे। वह उठकर बैठ गया। कमरे के दरवाजे के नीचे से काली सी परछाई अंदर सरक रही थी, जैसे धुआं जमीन पर बह रहा हो। अयान पीछे हट गया। उसका शरीर फिर से भारी होने लगा। परछाई दीवार तक पहुंची और वहीं रुक गई। कुछ सेकंड बाद वह गायब हो गई, लेकिन दीवार पर एक नया निशान था। इस बार उंगलियों की लकीरें साफ थीं। अगली सुबह अयान श्मशान नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक बेचैनी थी, जैसे कोई उसे वहां बुला रहा हो। दोपहर के समय वह फिर वहां पहुंचा। श्मशान अब खाली नहीं लग रहा था। जमीन पर राख नहीं थी, जैसे रात में किसी ने कुछ जलाया हो। उसी जगह जहां किताब मिली थी, अब कुछ और पड़ा था। एक छोटा सा मिट्टी का दिया। अयान ने उसे उठाया। दिए के नीचे जमीन में कुछ खुदा हुआ था, एक गोल घेरा, और उसके अंदर अजीब निशान। उसे देखकर अयान को वही लाल स्याही वाले अक्षर याद आ गए। घर लौटते समय उसे लगा कोई पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं था। फिर भी कदमों की आवाज रुक नहीं रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद किया। रात होते ही माँ ने कहा, आज तेरे पापा की आवाज आई थी। अयान ने कुछ नहीं कहा। माँ ने आगे बताया, उन्होंने मुझे जगाया, लेकिन जब उठी तो कोई नहीं था। अयान समझ गया, जो भी था अब सिर्फ उसे ही नहीं दिख रहा था। रात को ठीक 3:12 पर अयान की नींद खुली। इस बार वह हिल सकता था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन हवा भारी थी। फिर उसे धीमी धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई मंत्र बुदबुदा रहा हो। आवाज दीवारों से आ रही थी। अचानक वही आवाज उसके कान के बिल्कुल पास आई, बहुत हल्की लेकिन साफ। रुकना नहीं है। अयान ने कान बंद कर लिए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सुबह श्मशान से फिर धुआं उठा, और इस बार अयान के घर के बाहर काले धागे बंधे मिले। दरवाजे पर, खिड़की पर, यहां तक कि पेड़ पर भी। किसी ने रात में यह सब किया था, या कोई चीज रात में घर से बाहर आई थी। अयान ने श्मशान की तरफ देखा। उसे पहली बार साफ महसूस हुआ, यह सब अपने आप नहीं हो रहा। किसी ने कुछ शुरू किया था और वह अधूरा छोड़ दिया गया था। सुबह से ही अयान के मन में अजीब बेचैनी थी। रात में जो आवाज उसने सुनी थी, वह उसके कानों में अब भी गूंज रही थी। रुकना नहीं है। यह वाक्य बार बार याद आ रहा था, जैसे किसी ने उसे दिमाग में बैठा दिया हो। माँ ने उससे कुछ नहीं पूछा। वह भी चुप थी, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। नाश्ता करने के बाद अयान बाहर निकला। गांव आज कुछ ज्यादा ही शांत था। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। वह सीधे भोलू के घर गया। कल वही आदमी था जिसने उससे श्मशान के बारे में पूछा था। दरवाजा खटखटाने पर काफी देर बाद भोलू बाहर आया। चेहरा उतरा हुआ था। अयान ने बिना घुमाए कहा, आपको कुछ पता है ना? भोलू ने इधर उधर देखा, फिर उसे अंदर बुला लिया। भोलू का घर पुराना था। दीवारों पर धुएं के निशान थे। एक कोने में अगरबत्ती जल रही थी, लेकिन खुशबू नहीं थी। भोलू ने धीरे से बोलना शुरू किया, तेरे पापा अकेले आदमी नहीं थे जो यह सब देख रहे थे। अयान चुप रहा। भोलू ने बताया कि पिछले कई सालों से श्मशान के आसपास अजीब बातें होती रही हैं। कभी किसी ने आवाजें सुनी,
कभी किसी ने परछाई देखी, लेकिन हर बार मामला शांत हो जाता था। फिर तेरे पापा ने कुछ शुरू किया, भोलू बोला। अयान की धड़कन तेज हो गई। क्या शुरू किया? उसने पूछा। भोलू ने सिर झुका लिया। रोकने की कोशिश। भोलू ने बताया कि बहुत पहले, जब वह छोटा था, गांव में एक आदमी रहता था। वह तंत्र मंत्र में लगा रहता था, अधिकतर समय श्मशान में ही रहता। एक रात वह अचानक गायब हो गया। उसके बाद श्मशान में पहली बार अजीब घटनाएं शुरू हुई। गांव के बुजुर्गों ने मिलकर तय किया कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा, जो दिखे उसे अनदेखा करेगा। तेरे पापा नहीं माने, भोलू बोला। उन्होंने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह फैल जाएगा। अयान को अपने पिता की बातें याद आने लगीं। उनका रात रात भर जागना, अगरबत्तियां जलाना, अजीब चिन्ह बनाना। शाम होते होते अयान फिर बेचैन हो उठा। उसका मन बार बार श्मशान की तरफ जा रहा था। इस बार वह अकेला नहीं गया, भोलू भी साथ था। दोनों चुपचाप चलते रहे। जंगल में अजीब सन्नाटा था। श्मशान पहुंचकर भोलू रुक गया। उसने आगे जाने से मना कर दिया। अब इससे आगे तू अकेला जाएगा, वह बोला। मैं यहां नहीं जा सकता। अयान आगे बढ़ गया। श्मशान पहले से बदला हुआ लग रहा था। जमीन पर कई जगह राख फैली हुई थी। कुछ जगह काले धब्बे थे, जैसे कुछ जलकर गिरा हो। अयान ने वही जगह देखी जहां दिया और घेरा था। अब वहां एक पत्थर रखा था। पत्थर पर कुछ उकेरा हुआ था। अयान ने ध्यान से देखा। वह वही चिन्ह था जो किताब में था। उसके पास जमीन में कुछ दबा हुआ था। उसने मिट्टी हटाई। अंदर से एक कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा पैकेट निकला। खोलने पर उसमें कुछ बाल, एक टूटी हुई माला और कागज का टुकड़ा था। कागज पर उसके पिता की लिखावट थी। कागज में लिखा था, अगर यह पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं असफल रहा। इसे पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन बांधा जा सकता है। इसके लिए जो शुरू हुआ है उसे बीच में नहीं छोड़ना, वरना यह खुद रास्ता बना लेता है। अयान का गला सूख गया। उसे समझ में आने लगा कि यह सब अचानक नहीं हो रहा था। रात को घर लौटने के बाद अयान ने दरवाजे ठीक से बंद किए, लेकिन उसे चैन नहीं मिला। कमरे में बैठते ही उसे वही गंध आई, धुएं और सड़ेपन की। दीवार पर बने निशान और गहरे हो गए थे। इस बार उंगलियों के साथ नाखूनों के निशान भी थे, जैसे कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा हो या अंदर से बाहर निकलने की। रात 3 बजे के आसपास घर के बाहर कुछ गिरने की आवाज आई। अयान ने खिड़की से झांका। आंगन में वही मिट्टी का दिया पड़ा था जो उसने श्मशान में देखा था, लेकिन उसने तो उसे वहीं छोड़ दिया था। अब वह यहां कैसे आया? दिए के अंदर राख थी और राख में एक उंगली का निशान। अचानक घर के अंदर से धीमी धीमी आवाज आने लगी। यह आवाज किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, कभी रसोई से, कभी कमरे से, कभी दीवारों के अंदर से। आवाज में शब्द साफ नहीं थे, लेकिन लय थी, जैसे कोई बहुत पुराना मंत्र दोहरा रहा हो। अयान को वही किताब याद आ गई। उसने संदूक खोला। किताब नहीं थी, वह वहां से गायब हो चुकी थी। रात भर अयान सो नहीं पाया। सुबह जब वह बाहर निकला तो देखा श्मशान की तरफ से फिर धुआं उठ रहा था, लेकिन इस बार धुआं सीधा आसमान में नहीं जा रहा था। वह फैल रहा था, जैसे गांव की तरफ बढ़ रहा हो। अयान को अब साफ समझ आ गया, जो कुछ भी था वह अब रुकने वाला नहीं था, और अगर इसे फिर से बांधना है तो उसे वही करना पड़ेगा जो उसके पिता अधूरा छोड़ गए थे। अयान को अब यकीन हो चला था कि यह सब किसी एक रात में शुरू नहीं हुआ। यह धीरे धीरे बढ़ा था सालों में, और उसके पिता उसी बढ़त को रोकने की कोशिश कर रहे थे। सुबह होते ही अयान फिर अपने पिता के कमरे में गया। इस बार उसने हर चीज ध्यान से देखनी शुरू की। कमरे की एक दीवार पर हल्की सी खरोंचें थीं। पहले उसने उन्हें यूं ही निशान समझा था, लेकिन अब ध्यान से देखने पर वे किसी आकार में थीं। एक गोल घेरा, घेरे के अंदर वही अजीब चिन्ह। अयान को श्मशान में देखा पत्थर याद आ गया। उसने दीवार के पास रखी अलमारी हटाई। पीछे फर्श में एक ढीला पत्थर था। पत्थर हटाते ही नीचे एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। उसमें एक कपड़े में लिपटी चीज रखी थी। कपड़ा खोलते ही अयान की सांस रुक गई। अंदर वही काली किताब थी। किताब पहले जैसी ही थी, लेकिन अब उसके पन्ने सूखे नहीं थे। कुछ पन्नों पर गहरे भूरे धब्बे थे, जैसे उन पर कभी कुछ गिरा हो और सूख गया हो। अयान ने किताब को यूं ही नहीं खोला। उसने पहले कमरे की बत्ती जलाई, खिड़की खोली और दरवाजा खुला रखा। फिर धीरे धीरे पहला पन्ना पलटा। इस बार अक्षर उतने उलझे हुए नहीं लगे, जैसे अब वह उन्हें समझ पा रहा हो।
किताब में लिखा था कि जो कुछ श्मशान में बंधा है वह पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक दायरे में रोका जा सकता है, और वह दायरा हर कुछ समय बाद फिर मजबूत करना पड़ता है। अयान को समझ में आया कि उसके पिता यही कर रहे थे, बार बार उसी प्रक्रिया को दोहराना। लेकिन किताब में यह भी लिखा था कि अगर बीच में कोई कड़ी टूट जाए तो जो बंधा है वह अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। पन्ने पलटते पलटते अयान एक जगह रुक गया। वहां कुछ सामान की सूची थी, मिट्टी का दिया, काली माला, श्मशान की राख और एक जीवित इंसान की मौजूदगी। यह आखिरी बात पढ़कर अयान के हाथ ठंडे पड़ गए। शाम तक अयान ने किसी से बात नहीं की। वह किताब पढ़ता रहा। कई बातें अब साफ हो रही थीं। दिया जो बार बार उसके घर आ रहा था वह साधना का हिस्सा था। काले धागे जो घर के बाहर बंधे थे वह दायरा था, और जो आवाजें रात में आती थीं वह उसी बंधन को कमजोर करने की कोशिश थी। अयान को लगा कि यह सब फिर से शुरू हो चुका है, और इस बार वह अकेला है। रात को उसने माँ से साफ साफ बात की। उसने किताब दिखा दी। माँ ने किताब देखते ही हाथ जोड़ लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया। काफी देर चुप रहने के बाद वह बोली, तेरे पापा ने मुझे सब नहीं बताया था, बस इतना कहा था कि अगर वह न रहे तो घर का चिराग बुझने नहीं देना। अयान समझ गया कि इसका मतलब घर खाली नहीं छोड़ना था। माला उठाते ही अयान को लगा जैसे उसका हाथ सुन्न हो गया हो। वह कोई झटका नहीं था, न ही दर्द, बस एक अजीब सी ठंड जो उंगलियों से शुरू होकर कलाई तक फैल गई। उसने माला जमीन पर रख दी। ठंड कुछ कम हुई, लेकिन पूरी तरह गई नहीं। श्मशान आज अलग लग रहा था। पहले जहां डर था, अब वहां एक तरह की भारी मौजूदगी थी, जैसे कोई देख रहा हो लेकिन छिपकर नहीं, सामने से। अयान ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। घर लौटते वक्त रास्ते में उसे गांव के 2 बच्चे दिखे। दोनों उसे देखकर रुक गए। उनकी नजरें अयान के चेहरे पर नहीं, उसकी गर्दन के पास टिकी थीं। क्या हुआ? अयान ने पूछा। बच्चे कुछ बोले नहीं, बस भागकर चले गए। घर पहुंचकर अयान शीशे के सामने खड़ा हुआ। गर्दन पर हल्का सा काला निशान था, जैसे किसी ने उंगली से दबाया हो। माँ दिन भर बेचैन रही। वह बार बार मंदिर जाने की बात कर रही थी। अयान ने मना नहीं किया, लेकिन जब माँ घर से निकली उसी समय अयान को कमरे में अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत धीमे से सांस ले रहा हो। यह आवाज उसके कमरे से नहीं, पिता के कमरे से आ रही थी। अयान ने दरवाजा खोला। कमरा वैसा ही था, खाली, लेकिन हवा भारी थी, सांस लेना मुश्किल। अचानक संदूक के अंदर से हल्की सी खटखट की आवाज आई। अयान ने हिम्मत करके संदूक खोला। अंदर कुछ नया नहीं था, बस वही पुरानी चीजें। लेकिन संदूक के तल पर एक नई खरोंच बनी हुई थी, गोल घेरा, और उसके बीच एक रेखा। अयान को किताब की बात याद आई, जब दायरा टूटने लगता है तो निशान बदलते हैं। शाम ढलते ढलते गांव में हलचल मच गई। भोलू के घर से रोने की आवाज आ रही थी। अयान वहां पहुंचा। भोलू जमीन पर बैठा था। उसकी पत्नी दीवार से लगी खड़ी थी। भोलू की माँ चारपाई पर पड़ी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन सांस नहीं थी। चेहरे पर डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति। लेकिन उसके पैरों के पास मिट्टी बिखरी हुई थी, श्मशान की मिट्टी। अयान का दिल बैठ गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सबकी नजरें अयान पर थीं, जैसे सब समझ गए हों। यह शुरुआत है। रात को पूरा गांव जाग रहा था, कोई सो नहीं रहा था। अयान अपने कमरे में बैठा किताब पलट रहा था। किताब में एक पंक्ति बार बार सामने आ रही थी। पहला असर हमेशा सबसे नजदीकी पर पड़ता है। भोलू, वह नजदीक था। रात 1 बजे के बाद घर के बाहर फिर से आवाजें आने लगीं। इस बार कदमों की नहीं, घिसटने की, जैसे कोई चीज जमीन पर रेंग रही हो। अयान ने खिड़की से झांका। आंगन में कोई आकृति बैठी थी, साफ नहीं दिख रही थी, बस काली सी। वह हिल नहीं रही थी। अयान ने बत्ती जलाई। आंगन खाली था, लेकिन जमीन पर हथेली के निशान थे, उल्टे। उसी रात अयान को फिर सपना आया, लेकिन यह सपना नहीं लग रहा था। वह श्मशान में खड़ा था। चारों तरफ चिताएं जल रही थीं। बीच में एक गड्ढा था। गड्ढे के अंदर कोई था। चेहरा नहीं दिख रहा था, बस बाल बहुत लंबे। वह धीरे धीरे ऊपर देख रहा था। जैसे ही आंखें दिखने वाली थीं, अयान की नींद खुल गई। घड़ी देखी, 3:12। उसके कमरे में अब गंध बहुत तेज थी, धुएं और राख और सड़ेपन की।
दीवारों पर नए निशान उभर रहे थे। इस बार सिर्फ हाथ नहीं, जैसे चेहरा दबाया गया हो। नाक, मुंह, आंखों के उभार। अयान पीछे हट गया। किताब अपने आप खुल गई। एक नया पन्ना दिखाई दिया। उस पर लिखा था, अब वह देख सकता है, अब वह चुन सकता है। अयान को समझ आ गया, अब यह सिर्फ बंधन की बात नहीं थी, यह चयन की बात थी। या तो वह आगे बढ़े या यह खुद अपना रास्ता बना ले, और जो रास्ते में आएगा वह बच नहीं पाएगा। सुबह होते होते भोलू के घर के बाहर श्मशान की राख बिखरी मिली। गांव के लोग डर गए। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन सब जानते थे कि अगला कौन हो सकता है। अयान। अयान श्मशान गया। इस बार बिना रुके उसने माला, किताब और मिट्टी का दिया साथ लिया। श्मशान के बीच पहुंचकर उसने साफ महसूस किया, यह जगह अब खाली नहीं है। हवा भारी थी, जमीन गर्म। उसने माला जमीन पर रखी। उसी पल हवा तेज हो गई, पेड़ झुकने लगे और किसी ने बहुत पास से धीमे स्वर में कहा, अब देर हो रही है। अयान ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था, अब जो भी होगा वह सिर्फ देखने वाला नहीं रहेगा। अयान श्मशान के बीच खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा खाली नहीं था। हवा में भारीपन था, जैसे कुछ बहुत पास खड़ा हो। उसने माला जमीन पर रखी हुई थी। किताब उसके सामने खुली थी। मिट्टी का दिया उसके दाएं हाथ की तरफ था। अयान ने चारों ओर देखा। पेड़ बिना हवा के हिल रहे थे। श्मशान की जमीन हल्की हल्की गर्म थी। उसे लगा जैसे यह जगह सांस ले रही हो। उसने किताब के पन्ने पलटे। वही निशान, वही गोल घेरा। एक जगह लिखा था कि अगर बंधन कमजोर हो चुका हो तो श्मशान खुद प्रतिक्रिया देता है। अयान को समझ आ गया कि यही हो रहा था। उसने दिए में तेल डाला। इस बार दिया अपने आप नहीं जला। अयान ने माचिस जलाई। जैसे ही लौ दिए के पास पहुंची, हवा ने उसे बुझा दिया। दूसरी माचिस भी बुझ गई। अयान की हथेलियां ठंडी पड़ने लगीं। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, नंगे पैरों की। अयान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। किताब में साफ लिखा था, मुड़ना मत। कदमों की आवाज पास आती गई। अब वह आवाज उसके बिल्कुल पीछे थी। अयान को लगा जैसे किसी की सांस उसकी गर्दन को छू रही हो। बहुत ठंडी सांस। अचानक आवाज रुक गई। श्मशान फिर से बिल्कुल शांत हो गया। अयान ने धीरे धीरे दिया जलाया। इस बार लौ जल गई। लौ पीली नहीं थी, हल्की नीली। उसी पल श्मशान की जमीन पर वही गोल घेरा उभरने लगा। राख अपने आप खिसकने लगी। घेरे के बाहर काले धब्बे बनने लगे, जैसे किसी ने जमीन पर जलते हुए हाथ रखे हों। अयान ने किताब में लिखा मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे जैसे शब्द निकलते गए, हवा तेज होती गई। पेड़ जोर से हिलने लगे। कुछ दूर कहीं सूखी लकड़ी टूटने की आवाज आई। अचानक घेरे के बीच की जमीन धंसने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई नीचे से ऊपर आ रहा हो। अयान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जमीन से सबसे पहले बाल दिखे, लंबे उलझे हुए, फिर कंधे और फिर एक झुका हुआ शरीर। वह पूरी तरह बाहर नहीं आया, बस आधा। चेहरा अभी भी नीचे की तरफ था। श्मशान में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, रोने जैसी, लेकिन रोना नहीं। अयान को लगा जैसे यह आवाज सीधे उसके सिर के अंदर बज रही हो। उसके कानों से गरम गरम कुछ बहने लगा। उसे समझ आ गया, खून। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलट गए। एक पंक्ति साफ उभरी, अगर वह ऊपर देख ले तो बंधन टूट जाएगा। अयान की सांस रुक गई। उसने मंत्र तेज कर दिया। उसकी आवाज अब कांप नहीं रही थी, जैसे कोई और उसके अंदर से बोल रहा हो। अचानक वह आकृति हिलने लगी। उसके कंधे झटके से सीधे हो गए। उसका सिर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अयान ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसे पता था आवाज अब भी आ रही है, बहुत पास से। एक पल को सब कुछ रुक गया। हवा, आवाज, सब। फिर जोरदार झटका लगा। अयान जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो घेरा टूटा हुआ था। दिया बुझ चुका था। किताब जमीन पर पड़ी थी और उसके पन्ने फटे हुए थे। श्मशान फिर से खाली था। अयान हांफता हुआ उठा। उसका सिर घूम रहा था। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे, घेरे से बाहर की तरफ जाते हुए। अयान समझ गया, वह पूरी तरह बाहर नहीं आया था, लेकिन अब वह बंधा भी नहीं था। यह सबसे खतरनाक स्थिति थी। घर लौटते वक्त अयान को गांव बदला हुआ लगा।
कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, लेकिन अंदर कोई नहीं दिख रहा था। कुत्ते एक ही दिशा में भौंक रहे थे, श्मशान की तरफ। घर पहुंचते ही माँ की चीख सुनाई दी। अयान दौड़कर अंदर गया। माँ जमीन पर बैठी थी। उसके सामने काली मिट्टी फैली हुई थी और बीच में वही मिट्टी का दिया, लेकिन इस बार दिए के अंदर राख नहीं थी, बाल थे। माँ कांपते हुए बोली, वह यहां आया था। अयान का शरीर सुन्न हो गया। यह पहली बार था जब वह घर के अंदर आया था। उसी रात गांव के दूसरे सिरे से रोने की आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अलग अलग घरों से जैसे कोई एक एक करके दरवाजे खटखटा रहा हो। अयान ने किताब उठाई। उसका आधा हिस्सा अब पढ़ने लायक नहीं था, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक बात साफ लिखी थी, जब बंधन टूटे तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अयान जानता था यह रास्ता आसान नहीं होगा और शायद कोई वापस नहीं आएगा। सुबह होते होते पूरे गांव में राख बिखरी थी और श्मशान से उठता धुआं अब रुक नहीं रहा था। अयान ने आसमान की तरफ देखा। उसे साफ लग रहा था अब यह सिर्फ श्मशान की बात नहीं रही, अब यह गांव की बारी थी। गांव में सुबह कभी इतनी भारी नहीं लगी थी। धुआं अब भी हवा में तैर रहा था। लोग अपने अपने घरों के बाहर खड़े थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। अयान जानता था कि अब चुप रहने का समय नहीं है। वह सीधे भोलू के घर गया। घर के अंदर सन्नाटा था। भोलू चारपाई पर बैठा था, सिर झुकाए। अयान ने उसके सामने बैठते ही कहा, मुझे सब सच चाहिए। भोलू ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर उठा, अलमारी से एक पुरानी तस्वीर निकाली और अयान के सामने रख दी। तस्वीर में 5 आदमी थे, सभी युवा। एक को छोड़कर बाकी सब अयान के लिए अनजान थे, लेकिन एक चेहरा वह पहचान गया। वह उसके पिता थे। भोलू ने बताया कि यह तस्वीर करीब 20 साल पुरानी है। उस समय गांव में एक आदमी आया था। लोग उसे गुरुजी कहते थे। वह तंत्र मंत्र जानता था, लेकिन वह डराता नहीं था, समझाता था। गांव के लोग उसकी बातों में आ गए। उन्होंने सोचा कि श्मशान की जो पुरानी परेशानी है उसे हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। 5 लोग चुने गए। उनमें से एक अयान का पिता भी था। गुरुजी ने बताया था कि श्मशान में जो है वह कोई आत्मा नहीं है, वह कुछ और है, कुछ ऐसा जो बहुत पहले अधूरा छोड़ दिया गया था और उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। सिर्फ एक गहरे बंधन में कैद किया जा सकता है। उस बंधन के लिए 5 लोगों की जरूरत थी, 5 जीवन। फिर क्या हुआ? अयान ने पूछा। भोलू की आवाज कांप गई। फिर गुरुजी ने आखिरी बात बदली। गुरुजी ने कहा था कि बंधन पूरा करने के लिए एक व्यक्ति को हमेशा के लिए उस दायरे से जुड़ा रहना होगा। एक चौकीदार जो समय समय पर बंधनों को मजबूत करता रहे। बाकी 4 सामान्य जीवन जी सकते थे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सभी समझ गए थे कि यह भूमिका आसान नहीं थी। चुनाव हुआ और अयान के पिता ने खुद आगे बढ़कर कहा, मैं रहूंगा। भोलू ने आंखें बंद कर लीं। हम सब डर गए थे, वह बोला, लेकिन हमने उसे रोका नहीं। गुरुजी ने साधना शुरू करवाई। श्मशान में 5 रातों तक क्रिया चली। हर रात कुछ न कुछ बदलता गया। 5वीं रात कुछ गड़बड़ हो गई। गुरुजी ने मंत्र बदल दिया। क्यों बदला किसी को नहीं पता, लेकिन उसी रात वह जो बंधा था उसने पहली बार प्रतिक्रिया दी। गुरुजी जमीन पर गिर पड़े। सुबह तक वह उठे नहीं। गांव ने तय किया कि इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। गुरुजी को वहीं दफना दिया गया और अयान के पिता चौकीदार बन गए। लेकिन गुरुजी ने धोखा क्यों दिया? अयान ने पूछा। भोलू ने तस्वीर की तरफ इशारा किया, क्योंकि वह खुद बंधन का हिस्सा बनना चाहते थे। भोलू ने बताया कि गुरुजी का मानना था कि जो श्मशान में है उससे शक्ति मिल सकती है अगर बंधन थोड़ा ढीला रखा जाए। पिता ने यह समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने गुरुजी को रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अयान को अपने पिता की मौत याद आई। वह साधारण मौत नहीं थी। शरीर पर कोई जख्म नहीं था, लेकिन आंखें खुली थीं, जैसे कुछ देखते देखते रुक गई हों। अयान घर लौटा। उसने किताब के बचे हुए पन्ने फिर से पढ़े। अब कई बातें साफ हो रही थीं। गुरुजी का नाम कई जगह काटा गया था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाया हो। रात को अयान को बाहर किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। खिड़की से झांका। एक बूढ़ा आदमी गली में खड़ा था, सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ। अयान ने दरवाजा खोला। वह आदमी
धीरे धीरे अंदर आया। उसने सिर उठाया। चेहरा पुराना, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा जागी हुई। तू ही है ना? उसने पूछा, जो चौकी संभाल रहा है। अयान की सांस रुक गई। आप कौन हैं? उसने पूछा। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। जो कभी गुरु था और अब कुछ नहीं। अयान समझ गया, गुरुजी मरे नहीं थे, वह यहीं थे, किसी और रूप में। गुरुजी ने बताया कि बंधन पूरी तरह टूटा नहीं है, लेकिन अब वह कमजोर है और जो श्मशान में है वह आजाद होना चाहता है। और इसके लिए गुरुजी बोले, उसे नया चौकीदार चाहिए। अयान ने तुरंत कहा, मैं यह नहीं करूंगा। गुरुजी की मुस्कान गहरी हो गई। फिर गांव बचेगा नहीं। उसी पल घर की बत्ती झपकने लगी। दीवारों पर परछाइयां चलने लगीं। गुरुजी ने धीरे से कहा, चुनाव वहीं रहेगा जैसा पहले था। अयान समझ गया, यह सिर्फ बंधन की कहानी नहीं थी, यह उत्तराधिकार की कहानी थी। और अब वह उसी जगह खड़ा था जहां कभी उसके पिता खड़े थे। गुरुजी कमरे के बीच खड़े थे। उनकी मौजूदगी में हवा भारी हो गई थी। दीपक की लौ बिना हवा के हिल रही थी। अयान कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। वह उस आदमी को देख रहा था जिसे गांव वाले मरा हुआ मानते थे। आप जिंदा कैसे हैं? अयान ने आखिरकार पूछा। गुरुजी हल्के से हंसे। जिंदा? उन्होंने सिर हिलाया। यह शब्द अब मुझ पर ठीक से लागू नहीं होता। उन्होंने धीरे धीरे कमरे का चक्कर लगाया। हर कदम के साथ फर्श ठंडी होती जा रही थी। जब 5वीं रात साधना बिगड़ी, गुरुजी बोले, तो मैं पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया और पूरी तरह अंदर भी नहीं गया। अयान को समझ आ रहा था, यह वही अधूरी हालत थी जो सबसे खतरनाक होती है। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। आपने मेरे पिता से झूठ क्यों बोला? अयान ने पूछा। गुरुजी रुक गए, क्योंकि वह मुझसे बेहतर इंसान था। उन्होंने कहा, और बेहतर इंसान हमेशा रास्ते में रुकावट बनते हैं। गुरुजी ने बताया कि श्मशान में जो है वह न अच्छा है न बुरा, वह बस जागा हुआ है। बहुत समय पहले किसी ने उसे जगाया और फिर डर के मारे उसे अधूरा छोड़ दिया। अधूरी चीजें, गुरुजी बोले, सबसे ज्यादा मांग करती हैं। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अयान को किताब की बातें याद आने लगीं। बंधन, चौकीदार, दायरा, तुम मेरे पिता। अयान की आवाज धीमी हो गई। हाँ, गुरुजी बोले, वह दीवार थे और दीवारें हमेशा सबसे पहले टूटती हैं। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अचानक बाहर से किसी के गिरने की आवाज आई, फिर चीख। अयान दौड़कर बाहर निकला। गली में एक आदमी पड़ा था, गांव का ही था। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह आधा खुला, लेकिन सांस नहीं थी और उसके हाथ में श्मशान की मिट्टी थी। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। गुरुजी बाहर आकर खड़े हो गए। समय कम है, उन्होंने कहा। अब यह खुद चुन रहा है। अयान ने पूछा, अगर मैं चौकीदार बन गया तो यह सब रुक जाएगा? गुरुजी ने कुछ देर सोचा। रुक जाएगा, उन्होंने कहा, या शायद धीमा हो जाएगा। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अयान ने मां की तरफ देखा। वह दरवाजे के पास खड़ी थी, डरी हुई। उसकी वजह से अयान ने फैसला नहीं लिया था। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। उसी रात गांव के 4 घरों में अजीब घटनाएं हुई। कहीं दिए अपने आप जल गए, कहीं दरवाजों पर राख के निशान मिले और एक घर से सुबह तक कोई बाहर नहीं आया। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अयान फिर श्मशान गया। इस बार गुरुजी भी साथ थे। रात गहरी थी, आसमान बादलों से ढका था। श्मशान पहुंचते ही हवा ठंडी नहीं, तेज हो गई, जैसे किसी ने लंबी सांस ली हो। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। गुरुजी ने जमीन पर नया घेरा बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार घेरा पूरा नहीं था। उसमें जानबूझकर एक जगह खाली छोड़ी गई थी। यह क्या है? अयान ने पूछा। दरवाजा, गुरुजी बोले, ताकि वह पूरी तरह बाहर आ सके। अयान पीछे हट गया। आप उसे बाहर लाना चाहते हैं? गुरुजी की आंखों में हल्की चमक आई। बाहर नहीं, उन्होंने कहा, हमारे बीच। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अचानक जमीन कांपने लगी। घेरे के बीच दरारें पड़ने लगीं। वही जानी पहचानी गंध फिर फैल गई, धुआं, मिट्टी और सडन। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया।
अयान को अपने पिता के शब्द याद आए, श्मशान की तरफ मत जाना। अब उसे समझ आ रहा था क्यों मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अगर यह पूरी तरह बाहर आया, अयान बोला, तो कोई नहीं बचेगा। गुरुजी ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यह मंत्र किताब में नहीं था, यह कुछ और था। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अचानक घेरे के अंदर एक आकृति उभरी। इस बार वह आधी नहीं थी, वह पूरी खड़ी थी। चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसका शरीर साफ और ठोस था। अयान को लगा जैसे वह जमीन पर नहीं, थोड़ा ऊपर तैर रहा हो। उसी पल गुरुजी की आवाज बदल गई, भारी गहरी। अब देखो, उन्होंने कहा कि डर किसे कहते हैं। अयान ने महसूस किया गुरुजी और वह आकृति अलग नहीं है, वे एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अयान ने बिना सोचे दिया उठाया और जमीन पर फेंक दिया। घेरा टूट गया, एक तेज आवाज हुई, आकृति चीखी। गुरुजी पीछे गिर पड़े। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। कुछ पल तक कुछ भी नहीं हुआ, फिर हवा थम गई, धुआं धीरे धीरे बैठने लगा। आकृति गायब हो चुकी थी। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अयान जमीन पर बैठ गया, उसके हाथ कांप रहे थे। गुरुजी उठे, अब उनका चेहरा और बूढ़ा लग रहा था। तूने गलती की, उन्होंने कहा। नहीं, अयान बोला, मैंने उसे रोका है। गुरुजी की आंखों में गुस्सा नहीं था, निराशा थी। तूने बस समय खरीदा है। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। घर लौटते वक्त अयान को लगा कि गांव अभी भी खड़ा है, लेकिन हवा में अब भी कुछ बाकी है। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। रात को अयान को नींद नहीं आई। 3:12 पर उसने फिर वही आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह बाहर से नहीं आई, वह उसके अंदर से आई। मिक्सी टीन छोनिया छोनित छेया। अब तू समझ गया है, आवाज बोली। अब तू भी बंधन का हिस्सा है। अयान ने आंखें बंद कर ली। उसे पता था अब पीछे लौटने का रास्ता लगभग खत्म हो चुका है। अयान को अब समय का अंदाजा नहीं रहता था। दिन और रात का फर्क मिटने लगा था। घड़ी में 3 अटेरा बार बार आता, जैसे कोई याद दिला रहा हो कि कहानी अब उसी बिंदु पर आ चुकी है जहां से वापस लौटना आसान नहीं होता। उस रात आवाज बाहर से नहीं आई थी, वह उसके अंदर से आई थी। अयान उठा और पानी पीने गया। शीशे में उसने खुद को देखा। चेहरा वही था, लेकिन आंखों में कुछ और था, जैसे कोई और भी देख रहा हो। सुबह गांव में सन्नाटा और गहरा हो गया। अब लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। दरवाजों पर नींबू, लाल धागे, राख, जो जिसके पास था वही टांग दिया गया था। भोलू अयान के पास आया, उसकी हालत खराब थी। 3 लोग और। उसने अधूरी बात छोड़ी। अयान समझ गया, जो चीज बंधन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, अब इंतजार नहीं कर रही थी, वह ले रही थी। अयान ने किताब के बचे हुए पन्ने फिर से फैलाए। अब उनमें बहुत कम पढ़ने लायक बचा था, लेकिन एक पन्ना अलग था, बाकियों से ज्यादा मोटा। उस पर लिखावट साफ थी। अंतिम साधना बंधन को बचाने के लिए नहीं होती, बल्कि किसी एक को चुनने के लिए होती है। अयान की उंगलियां कांप गईं। उसी दिन शाम को गुरुजी फिर आए। इस बार वह छिपे नहीं थे, सीधे घर के दरवाजे पर खड़े थे। तूने रास्ता देख लिया है, उन्होंने कहा। अब भागने का मतलब नहीं, अयान ने सीधे पूछा। अंतिम साधना में क्या होता है? गुरुजी कुछ देर चुप रहे। एक इंसान और एक जागी हुई चीज एक ही दायरे में रहते हैं, उन्होंने कहा। हमेशा के लिए अयान को अपने पिता की तस्वीर याद आई। वह समझ गया कि अंतिम साधना कभी पूरी हुई ही नहीं थी। और अगर मैं मना कर दूं? अयान ने पूछा। गुरुजी ने आसमान की तरफ देखा। तो वह खुद चुनेगा, उन्होंने कहा, और उसका चुनाव हम सबसे भारी होगा। रात को अयान अपनी माँ के पास बैठा। बहुत देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर माँ ने कहा, तेरे पापा को पता था ना? अयान ने सिर हिला दिया। माँ की आंखें भर आईं। फिर भी उन्होंने तुझे यहां भेजा, वह बोली, क्योंकि वह जानते थे यह बोझ किसी और पर नहीं डाला जा सकता। अयान ने उसी रात फैसला कर लिया, अगली अमावस्या को अंतिम साधना होगी। तैयारी शुरू हुई। श्मशान की जमीन से नया घेरा बनाया गया। इस बार गोल नहीं, बल्कि थोड़ा टेढ़ा। किताब में लिखा था, सीधे घेरे
हमेशा टूटते हैं। दिए साथ थे, हर दिए में अलग तेल। माला अब पूरी नहीं थी, उसके कुछ मन के गायब थे। गुरुजी ने कहा, ये मन के पहले ही ले लिए गए हैं। अमावस्या की रात आ गई, आसमान बिल्कुल काला था, एक भी तारा नहीं। श्मशान में अयान, गुरुजी और कुछ दूर भोलू खड़ा था, कोई और नहीं। अयान घेरे के बीच बैठा, उसके हाथ में दिया था, किताब उसके सामने। उसने आंखें बंद की। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवा बदल गई, पेड़ एक साथ झुके, जमीन में कंपन शुरू हुआ। दियों की लौ एक एक करके नीली होने लगी। अयान के कानों में अब कई आवाजें थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ फुसफुसा रही थीं और कुछ साफ साफ बोल रही थीं। हम यहाँ हैं, हमें देख, हमें मत छोड़। अयान का सिर दर्द से भर गया। उसने मंत्र नहीं रोका। घेरे के बीच वह आकृति फिर उभरी। इस बार वह स्थिर थी, जैसे इंतजार कर रही हो। गुरुजी ने अयान की तरफ देखा। अब उन्होंने कहा। अयान ने आखिरी पंक्ति पढ़ी। उस पल सब कुछ रुक गया। हवा, आवाजें, लौ। आकृति ने सिर उठाया। इस बार चेहरा दिखा। वह कोई अजनबी चेहरा नहीं था, वह अयान जैसा था, थोड़ा बदला हुआ लेकिन पहचानने लायक। अयान की सांस अटक गई। हर चौकीदार अपना ही प्रतिबिंब देखता है, गुरुजी बोले, क्योंकि बंधन डर से नहीं, स्वीकार से बनता है। अयान को अब समझ आ गया, ये लड़ाई बाहर की नहीं थी, यह वही रास्ता था जिस पर उसके पिता चले थे। अगर मैं बैठा रहा, अयान बोला, तो गांव बचेगा। गुरुजी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आकृति ने दिया। कुछ समय के लिए अयान ने आंखें बंद कर लीं। उसने दिया जमीन पर रखा और घेरे के बीच सीधे बैठ गया। उस पल आकृति आगे बढ़ी और अयान के ऊपर झुक गई। तेज रोशनी हुई। गुरुजी पीछे हट गए। भोलू चीख पड़ा। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। श्मशान में सिर्फ राख थी। घेरे के बीच कोई नहीं था। सुबह गांव में धुआं नहीं था। हवा हल्की थी। लोग बाहर निकले। सब कुछ जैसा पहले था लगभग। भोलू श्मशान गया। घेरे के बीच एक नया निशान था, पैरों के, जैसे कोई वहीं खड़ा हो और कहीं नहीं गया। गुरुजी गांव छोड़ चुके थे। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा। रात को भोलू को एक दिया अपने दरवाजे के बाहर मिला, जलता हुआ, और बहुत दूर कहीं 3:12 पर किसी ने आंखें खोली। गांव अब कुछ हद तक शांत था, लेकिन अयान जानता था शांति सिर्फ झूठी नहीं थी, यह भी अस्थाई थी। अंतिम साधना के बाद गांव के लोग धीरे धीरे अपने घरों में लौट आए। कई लोग अभी भी डर के साए में थे। किसी ने अयान से बात करने की हिम्मत नहीं की। किसी ने देखा कि श्मशान से उठती धुंध अब तक कुछ समय के लिए रुक गई थी। अयान खुद भी घर लौट आया। उसने देखा कि दीवारों पर बने पुराने निशान और घेरों का असर अब मिट गया था। कमरे में वही किताब रखी थी। अब पन्ने फटे, अक्षर धुंधले, लेकिन आखिरी पन्ने पर साफ लिखा था, अब चौकीदार अपनी जागरूकता के साथ खड़ा है। अयान ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह आसान नहीं था। उसने अपने पिता की तरह चौकीदार बनना स्वीकार किया था, लेकिन अब एक फर्क था। वह अकेला नहीं था। उसके भीतर जागरूकता थी, डर के बजाय जिम्मेदारी थी। उसने दिया जलाया। कमरे में हल्की रोशनी फैली और अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने पीछे खड़े होकर देखा। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बस खिड़की से बाहर श्मशान की दिशा में हल्की धुंध थी, जैसे वह अभी भी कहीं वहां मौजूद हो, लेकिन हावी नहीं। अयान ने किताब बंद की और दीवार पर लटका दी। उसने अपने आप से कहा, अब मैं ही चौकीदार हूं और जो भी होगा मैं उसे संभालूंगा। मां पास आई। उसने हाथ अयान के कंधे पर रखा। हम अब सुरक्षित हैं? वह हिचकिचाई। अयान ने हल्की मुस्कान दी। सुरक्षित, हाँ, पर चौकीदार को हमेशा जागरूक रहना पड़ता है। मां ने सिर झुका लिया। वह जान गई थी कि अब यह जिम्मेदारी उसके बेटे के हाथ में थी। गुरुजी का नाम अब गांव में नहीं गूंजता था। कभी कभी भोलू उन्हें याद करता, लेकिन उन्होंने भी समझ लिया कि अयान ही वह बंधन संभाल रहा है। श्मशान में धीरे धीरे पेड़ बढ़ गए। गांव की मिट्टी में हल्का हरा रंग आया, लेकिन अयान जानता था कभी भी कहीं भी वह चुपचाप वापस आ सकता है। रात का समय आया। अयान ने श्मशान का रास्ता देखा। धुंध हल्की थी और ठंडी हवा चल रही थी। दिया अब उसके हाथ में था।
वह धीरे धीरे घेरा बना रहा था, पुरानी रीतियों के अनुसार। लेकिन अब डर नहीं, केवल जागरूकता थी। जैसे ही उसने माला फहराई, श्मशान में हल्की आवाज गूंजी, तू तैयार है? अयान ने सिर हिलाया। मैं तैयार हूं। धीरे धीरे धुआं और हवा अपने आप स्थिर हो गए। घेरा पूरा हुआ। दिया की लौ स्थिर रही। आकृति अब भी वहां थी, लेकिन यह अब आक्रामक नहीं थी, बस वहां खड़ी थी, जैसे स्वीकार कर रही हो कि अब बंधन मजबूत है। अयान ने महसूस किया, यह अब नियंत्रण में है। सभी खतरनाक घटनाएं नहीं रुकी थीं, लेकिन अब उनके पास चौकीदार था। अगले दिन गांव में हल्की हलचल थी। लोग धीरे धीरे अपने काम पर लौट आए। अयान ने देखा कि कुछ बच्चों ने खेलना शुरू किया, कुछ लोग अपने खेतों में चले गए, लेकिन श्मशान की दिशा में अभी भी हल्की धुंध थी, जैसे वह हमेशा की तरह देख रही हो। अयान जानता था यह खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब उसने उसका सामना करना सीख लिया। अयान घर लौट आया। वह अपने कमरे में बैठा, दिया जलाया, किताब के आखिरी पन्ने को देखा। उसने हाथ से हल्का सा धक्का दिया। अचानक पन्ना हिल गया, लेकिन इस बार कोई शब्द नहीं था, सिर्फ खाली सफेद पन्ना। अयान ने मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान गया था कुछ खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब वह इसका सामना कर सकता है। और वही रात 3:12 बजे के आसपास अयान ने आखिरी बार वही गहरी सांस सुनी, लेकिन डर नहीं, बस हल्की चेतना। और दीवारों पर, फर्श पर, खिड़कियों पर सब कुछ शांत था। गांव के लोग अब अयान को देखते थे। कभी कभी उनकी नजरें श्मशान की तरफ जाती, क्योंकि वे जानते थे अब चौकीदार वहां खड़ा था। और डर भी अब सुरक्षित था। डर एक कहानी नहीं होता, डर एक एहसास होता है। यहाँ हर आवाज सच्ची नहीं होती, और हर सन्नाटा खाली नहीं होता। जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, वो अनुभव है जिसे कुछ लोग जी चुके हैं। अगर आज की कहानी आपको जरा भी डरावनी लगी, तो कमेंट में अपना नाम और अपना शहर जरूर लिखना, ताकि आने वाली कहानियों में MR डार्क के मंच से आपका नाम लिया जा सके और हमें पता चले कि हमारी नई डरावनी फैमिली किस शहर तक पहुंच चुकी है। और हाँ, अगर आप चाहते हो ऐसी ही सच्ची लगने वाली खौफनाक कहानियां हर रात सुनना, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ डर कहानी बनकर नहीं आता, यहाँ डर जिया जाता है। मैं हूं MR डार्क। मिलते हैं अगली रात एक नए हॉरर। तब तक के लिए जय महादेव।